शुरुआत एक वेडिंग को दिखाए जाने से होती है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड अपने होने वाले हस्बैंड शैन को एक जोरदार तमाचा मारती है, जिससे शैन का थोपड़ा लेफ्ट साइड घूम जाता है और फिर लेफ्ट साइड से उसके मुंह पर पड़ता है एक बुके, जिससे उसका थोपड़ा राइट साइड हो जाता है। इस पर तो शिन शाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि म्याओ को कैंसर है, वो इतने सालों तक अकेले में रही है और अब उसने एक बेबी को जन्म दिया है, आखिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं कल तुमको एक अच्छी वेडिंग दूंगा। इस पर तो वो कहती है, भाड़ में जाओ। एंड वो किसी के पास कॉल करती है और कहती है, अभी के अभी मेरी शादी में आ जाओ। जिस पर सामने वाला आदमी कहता है, क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था? इस पर तो शाओ कहती है, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं अपने रूम को चेंज कर रही हूँ। जिसके बाद सभी कुछ रिवर्स में जाता है और फिर हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ ड्रेसिंग रूम में अच्छे से शादी के लिए रेडी हो रही थी एंड साथ ही वो कॉल पर बात भी कर रही थी, जो कि उसके बचपन का दोस्त जैन होता है। जैन उसको कहता है, क्या वाकई में तुम उससे शादी करना चाहती हो? इस पर वो कहती है, हाँ। जैन फिर से कहता है, क्या वाकई में तुम उसके साथ शादी करने के लिए सीरियस हो? बिकॉज वो एक पुअर गाय है। लेकिन शाओ उससे कहती है, मैं उससे पिछले 10 सालों से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पर जैन उसे कहता है, भले ही वो तुमसे शादी कर ले, लेकिन वो कभी भी तुम्हारा पति तो नहीं बनेगा। इस पर शाओ कहती है, इस दुनिया में मैं एक लौती लड़की हूँ जिसके साथ शैन शादी करना चाहता है, और क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तो चुपचाप मेरी शादी में आ जाना। पर जैन उसको सामने से कहता है, मैं शादी में एक ही शर्त पे आऊंगा, अगर मैं तुम्हारा ग्रूम रहूंगा, वरना मैं शादी में नहीं आऊंगा। एंड वो कॉल कट कर देता है। इस पर तो शाओ याद करती है, 10 साल पहले जब हमने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तब मैंने शैन को पहली बार प्रपोज किया था, लेकिन शैन ने मुझे सामने से कहा, अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपना करियर बनाना है। जिसके बाद मैंने भी उसके साथ काम किया, उसके करियर बनाने में मदद की। जब उसका करियर बन गया तो मैंने उसे दोबारा से प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे सामने से कहा, अभी मुझे काफी सारी सेविंग्स करनी है। जिसके बाद मैंने सेविंग्स में भी उसकी मदद की। उसके बाद फिर से मैंने प्रपोज किया तो उसने मुझसे कहा, मुझे कार अभी खरीदनी है, और इसी तरीके से काफी साल गुजर गए और करीब उसने 17 बार मुझे रिजेक्ट किया। जिसके बाद फाइनली एक रोज उसने मुझसे कहा, चलो शादी कर लेते हैं। जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और आज वो दिन है जब हमारी शादी फाइनली होने जा रही है। तभी यहाँ एक आदमी आता है, वो कहता है, शादी का समय हो गया है, बैंक्वेट हॉल में चलिए। अब हमको बैंक्वेट हॉल में शैन दिखाया जाता है, जो कि शाओ का इंतजार कर रहा था। और फिर यहाँ पर शाओ की एक सुंदर सी एंट्री होती है। इसके बाद शाओ शैन को रिंग पहना देती है, लेकिन जैसे ही शिन शाओ को रिंग पहनाने वाला होता है कि तभी यहाँ पर काफी सारी औरतें आ जाती हैं। इनमें से एक लड़की के पास एक बेबी भी होता है और ये म्याओ होती है। यहाँ पर म्याओ की मॉम कहती है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, मेरी बेटी को कैंसर है, फिलहाल वो लास्ट स्टेज पर है, वो पिछले 1 सालों से गायब थी, अकेले में रहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शाओ की तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। वो तुरंत ही उससे कहती है, क्या ये सच है? लेकिन वो बंदा तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके जल्दी से उसके पास चला जाता है, कहता है, क्या ये सच है, तुम्हें कैंसर है? इस पर तो म्याओ की मॉम उसकी रिपोर्ट्स उसे दे देती है। जिसके बाद वो रिपोर्ट्स को देखता है और हैरान हो जाता है। यहाँ पर म्याओ से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी वेडिंग को खराब नहीं करना चाहती थी, मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन वो उसे रोक लेता है। वो कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं? जिस पर वो कहती है, क्योंकि मेरे कैंसर की लास्ट स्टेज है। इसके बाद तो ये बंदा तुरंत ही शाओ के पास आता है और कहता है, मेरी बात सुनो, आज के लिए हम अपनी शादी को कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज आज मैं म्याओ से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं तुम्हें अच्छी वाली वेडिंग दूंगा। इस पर तो शाओ तुरंत ही से एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? तुम पिछले 10 सालों से मुझे इसी तरीके से बोल रहे हो। तभी यहाँ पर शाओ तुरंत ही उसके सामने घुटनों पर आकर बैठ जाती है और कहती है, इसमें शैन की कोई भी गलती नहीं है, उसे माफ कर दो, इसमें सारी मेरी गलती है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इस पर तो ये बंदा तुरंत ही म्याओ को खड़ा कर देता है। इस पर शाओ कहती है, ये कब से चल रहा है? इस पर वो बताती है, लास्ट ईयर से। ये जानकर तो शाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है, लास्ट ईयर भी तुमने इसी तरीके से मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया था, बिकॉज तुम मुझे चीट कर रहे थे। इस पर वो कहता है, ये चीट करना कहाँ हो गया, मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुमको कल एक अच्छी वेडिंग दूंगा। इस पर वो कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस पर वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, तुम वाकई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन तभी वो पीछे हो जाती है और अपनी रिंग निकाल कर फेंकते हुए कहती है, अब तुम बाहर में जाओ। लेकिन मैंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया, वरना मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती, क्योंकि अब ग्रूम चेंज हो रहा है। वो जाने लगती है। तभी ये बंदा पीछे से आकर उसे रोकता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, बिकॉज तुम्हारा एक लौता सपना रहा है पिछले 10 सालों से मुझसे शादी करने का। ऊपर से अब तुम 30 साल के भी हो चुकी हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई भी नहीं मिलेगा, मैं ही तुम्हारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन हूँ। इस पर तो ये बंदी कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पास एक लौता इंसान हो, तो तुम एकदम ही गलत हो। मैं अभी कॉल करूंगी और एक तुमसे भी बेहतर इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जो कि तुमसे 100 गुना बेहतर है। और फिर वो कॉल करती है जैन को और कहती है, मेरी शादी में आ जाओ, बिकॉज ग्रूम तुम हो। इस पर वो बंदा कहता है, बस मेरा इंतजार करो, मैं पहुंच रहा हूँ। और अब हमको जैन उसकी कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने काफी सारे महंगे महंगे तौर पे तैयार करवा लिए थे। इस पर असिस्टेंट कहता है, आप तुरंत ही कहाँ पर जा रहे हैं? जिस पर वो बताता है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है। इसके बाद ये बंदा अपनी कंपनी से निकल जाता है, वो भी कई सारी कारों के साथ। दूसरी तरफ शैन शाओ के हाथ से उसके फोन को छीन लेता है और कहता है, लगता है तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम भूल गई पिछले 10 सालों से हमने कितनी ज्यादा मेहनत की है और पूरे 10 सालों में मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम इसी तरीके से हम दोनों की मेहनत को बर्बाद कर दोगी? इस पर तो शाओ कहती है, तुम्हारे पास पहले से एक वाइफ और एक बच्चा है और कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, बेहतर होगा कि इन दोनों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, बिकॉज मैं यहाँ पर शादी करने वाली हूँ। इस पर तो तुरंत ही शैन की मॉम आगे आती है और कहती है, हम क्या बाहर जाए, तुम यहाँ से बाहर जाओ, बिकॉज इस बैंक्वेट हॉल का खर्चा मेरे बेटे ने उठाया है। इस पर तो म्याओ की मॉम शैन की मॉम से कहती है, आप जल्दी से इसको बाहर निकाल दीजिए। ये सुनकर तो शाओ कहती है, तो आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानती है? इस पर तो शैन की मॉम कहती है, बेशक, बिकॉज वो शैन परिवार का वारिस है, तो मैं कैसे म्याओ को नहीं जानूंगी। इनफैक्ट जब म्याओ ने शैन के बेबी को जन्म दिया
था तो मैं वहीं पर मौजूद थी। और वैसे भी तुम पूरे 30 साल की हो चुकी हो और जितना मेरा बेटा काबिल है उसे तो कोई 20 साल की लड़की मिलनी चाहिए। और अपनी माँ की बातें सुनकर तो ये भी एकदम एटीट्यूड के साथ यहाँ पे खड़ा हो जाता है। और तुमको तो हमारा एहसान मानना चाहिए जो मेरा बेटा इतने सालों से तुम्हारे साथ था। और मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, एक काम करो। और मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे बेटे के साथ उसी तरीके से रहो और घर पर मेरी सेवा करो। अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर तो वो कहती है आप ये क्या बोल रही है। तभी शन उसका हाथ पकड़ के कहता है देखो जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें अच्छे से कंपनसेशन दूंगा और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। इस पर तो उसे धक्का दे देती है। इस पर तो शाह से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है पूरे 10 साल जवानी की मैंने तुम्हारे साथ बर्बाद कर दिया। तुमने हमेशा मुझे झूठा वादा किया और हमेशा मुझे धोखा दिया। इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर से कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाओ बिकॉज मैंने गुण को चेंज कर दिया है। इस पर तो तुरंत शन की मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। इस पर शाह कहती है ये जो बैंकेट हॉल है ना ये तुम्हारे बेटे को बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ की एक दिन की कीमत पूरे 1 लाख युआन है लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे से कहा कि 5000 युआन है और इसके बाद सारा खर्चा मैंने दिया है। साथ ही वो शन को सारे पैसे ट्रांसफर करके कहती है मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए हैं अब यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर तो शन की मॉम कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया और वैसे थप्पड़ मारकर कहती है तुमने पूरे 1 लाख युआन की धोखाधड़ी की है। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो कि कार में होता है एंड वो अपनी और शाह की बचपन की तस्वीर देख रहा था। अब हमको इनके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों खेल रहे होते हैं। तभी जैन उसको कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। इस पर तो शाह उसे कहती है मैं उससे शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ एंड उसे चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है। मतलब भाई ये बच्चे बड़े भी नहीं हुए और शादी का वादा करने लगते हैं। ये वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये बंदा कहता है फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है एंड वो ड्राइवर से कहता है जल्दी चलो। इस पर कहता है बेशक। दूसरी तरफ हमको शाह दिखाई जाती है जो कि शन की मॉम से कहती है कि आप बहरी हो चुकी हैं आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा पूरा पैसा मैंने खुद से दिया है। इस पर तो सामने से कहती है पूरा पैसा तुमने खुद से दिया है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। वो सारा पैसा मेरा बेटे के है। वैसे भी तुम्हारे तो माँ बाप की भी मौत हो चुकी है तो तुमको इतने पैसे किसने दिए। इस पर शाह कहती है किसने कहा कि मेरे मॉम डैड की मौत हो चुकी है आप उनको इस तरीके से बदला कैसे दे सकती है। इस पर तो सामने से कहती है तुम मेरे बेटे के साथ 10 सालों से हो आज तक ना तो कभी उनका कॉल आया और ना ही वो मिलने के लिए आए। इस पर शाह याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी हुई थी और उसके डर कहते हैं वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन इस बंदी की आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वो कहती है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। जिस पर उसके डर कहते हैं तो फिर ठीक है हमारा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा और ना ही हम तुमसे कभी मिलेंगे लेकिन अगर तुम उसे छोड़ती हो तो तुम हमारे पास कभी भी आ सकती हो हम कभी भी तुम्हारा वेलकम करने को तैयार रहेंगे। एंड वो उसकी मॉम को लेकर चले जाते हैं एंड उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शन की मॉम कहती है ओ तो तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है तो तुम्हारी शादी में क्या नहीं आया और ना ही कभी तुमसे मिलना है। मतलब तुम्हारा कैरेक्टर इतना ज्यादा बेकार है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें एक आंख पसंद नहीं करते तभी तो वो यहाँ पर नहीं आए वरना ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जो कि अपनी बेटी की शादी में नहीं आते। वो शन से कहती है देखो जरा तुम कैसी लड़की के साथ शादी करने जा रहे थे जिसको उसके माँ बाप भी पूछते नहीं। ये बहुत ही बेकार लड़की है। एंड ये बंदी अपने मन में सोच रही होती है मॉम डैड मुझे माफ कर देना आपने सही कहा था मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया है। अब शन उसको सामने से कहता है तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो तुम चुपके से मेरा सारा पैसा निकाल रही थी जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा रिच नहीं है हम सिर्फ ऑर्डिनरी फैमिली है और अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर तो सामने से कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैंने सारा अपना पैसा खर्च किया है। इस पर तो कहता है तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारी तो कोई इतनी अच्छी जॉब भी नहीं है जबकि मैं शेन ग्रुप में काम करता हूँ और तुम मेरी जूनियर हो। इस पर तो सामने से कहती है मैं शेन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन तभी शन कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है तुम कुछ भी बोल रही हो। ये दोनों माँ बेटा उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। तभी मियाँ उसके सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो इसमें सारी मेरी गलती है मैं यहाँ पर आई इसके लिए तुम्हें शेन को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ और सिर्फ उससे शादी करना चाहती हूँ प्लीज मुझे ऐसा करने दो। एंड वो उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन जानबूझकर वो उसको तो धक्का देती है साथ ही खुद भी गिरने का नाटक करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको शाह ने धक्का दिया हो। इस पर तो ये सब लोग मिलकर उसे उठाने लगते हैं और ये बंदी यहाँ पर शाह को इतना गंदा लुक देती है जैसे आज वो एकदम प्लानिंग के साथ उसकी शादी को बर्बाद करने आई हो। इसके बाद शाह खड़ी होती है तभी शन उसको थप्पड़ मारता है कहता है तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो वो सिर्फ तुमसे बात करने आई थी और तुमने उसे गिरा दिया। तभी यहाँ पर मियाँ का बेबी रोने लगता है वो जल्दी से उसके पास जाती है फिर वो गुस्से में वापस शाह के पास आती है और कहती है तुमने भले ही मुझे धक्का दिया हो तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा कर सकती हो लेकिन तुम मेरे बेबी को नहीं डरा सकती। इस पर तो वो कहती है मैंने भला तुम्हारे बच्चे को कब डराया मैं तो कब से यहीं पर खड़ी हूँ। शन की मॉम जो कि है ही अंधी वो तो कहती है तुम्ही ने उसको डराया है एंड आकर उसे धक्का दे देती है जिससे बेचारी शाह जमीन पर गिर जाती है। अब शन अपनी मॉम को रोकता है कहता है आप जाकर बच्चे को संभालो। इस पर वो कहती है ठीक है लेकिन वो शाह को ऐसे फिंगर दिखाती है जैसे पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगी। अब यहाँ पर मियाँ की एक्टिंग शुरू हो जाती है और वो कहती है ये सारी मेरी गलती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मेरी वजह से तुम्हारी शादी बर्बाद हो गई मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पर तो शन तुरंत उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ ये शादी की कॉस्ट्यूम उतारो और मियाँ को दे दो बिकॉज मियाँ अब मुझसे शादी करेगी और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मैं तुमसे कभी बाद में शादी करूंगा। मतलब भाई क्या है शादी है या लड्डू बट रहे हैं कि बाद में दे देंगे चलो। तभी यहाँ मैनेजर आता है कहता है मिशाओ कहाँ पर है। इस पर तो तुरंत शन उसके पास भाग कर आता है कहता है आप मैनेजर है प्लीज मेरी मदद करिए इस लड़की को यहाँ से दफा कर दीजिए बिकॉज मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता मैं दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ। लेकिन मैनेजर तो शाह के पास आ जाता है वो उसे खड़ा करता है और कहता है दरअसल अभी मिस्टर जैन के यहाँ से कॉल आया है वो इस बैंकेट हॉल को बुक करना चाहते हैं क्योंकि आपने पहले से बुक किया है वो इसकी दोगुनी कीमत आपको देने के लिए तैयार है। अब ये सुनते ही तो शन की मॉम खुश हो जाती है वो भागकर शन के पास आती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा मौका है इससे तुम जैन के क्लोज आ सकते हो। एंड फिर वो मियाँ से कहती है तुम ना कल शादी कर लेना आज करने दो यहाँ पर मिस्टर जैन को जो करना है करें इससे हमको दोगुना फायदा होगा। मैनेजर से कहते हैं ठीक है हमें मंजूर है लेकिन
लेकिन मंजू कहता है मैं शाह के कहने पर ये जगह बुक की थी और उन्होंने पेमेंट किया था, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा। इस पर तो वो लोग शाह से कहने लगते हैं चलो जल्दी से कैंसिल कर दो, लेकिन शाह कहती है बिल्कुल नहीं। इस पर तो उसके साथ बहस करने लगते हैं। इस पर मैनेजर कहता है मैं अभी जाता हूँ, जब आप लोग तय कर ले तो मुझे बुला लीजिएगा। एंड मैनेजर वहाँ से चला जाता है। वो लोग कहने लगते हैं तुम जानती नहीं हो वो कौन है, मिस्टर जैन बहुत ही ज्यादा अमीर है। इस पर तो शाह कहती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिकॉज जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो कोई और नहीं बल्कि जैन है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता भी है वो कौन है? और बाकी के जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी भी उसका मजाक बनाकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि ये कुछ भी फालतू की बकवास की जा रही है, इसका दिमाग खाली हो चुका है। लेकिन ये बंदी अपनी घड़ी देखती है और कहती है वो बस आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग पहले ही यहाँ से निकल जाओ। इस पर तो तुरंत ही शन की माँ मुझसे धक्का देती है और कहती है तुम इतनी ज्यादा रूड कैसे हो सकती है और इतना ज्यादा झूठ कैसे बोल सकती हो? वो इतना ज्यादा अमीर आदमी है, वो एक राजकुमार है, भला तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ वो कैसे देखेगा? और वैसे भी तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी बॉडी सोने की बनी है कि वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा? एंड वो यहाँ पर खड़ी एक लड़की से कहती है तुम बताओ तुम तो उनको अच्छे से जानती हो, क्या वो इससे शादी करेगा? इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ और उनके साथ ही बड़ी हुई हूँ। बाकी के लोग कहने लगते हैं क्या बकवास है, ये तो एक झंझट है। तब से शांत होने का नाम ही नहीं ले रही, यहाँ पर कुछ भी बकवास किए जा रही है। एंड सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि ये जरूर नशा करके आई है। इन सब की बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन को बड़ा बुरा लगता है। तभी उसके बाद शैन आता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कल शादी कर लूंगा। फिर वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इस पर शैन कहता है तुम एकदम ही पागल हो चुकी हो और वो एक थप्पड़ में उसे जमीन चढ़ा देता है। अब हमको जैन दिखाया जाता है जो कि फाइनली बिल्डिंग के बाहर तो पहुंच ही चुका था। पता नहीं ये बंदा कहाँ से आ रहा था और अभी देखना ये वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2-3 घंटे लगा देगा और तब तक हमारी हीरोइन की धुलाई हो जाएगी। और फिर हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसको शैन हद से ज्यादा सुना रहा होता है। वो उसे कहता है तुम एकदम ही जलील औरत हो, मैं तुम्हें एक बार फिर से आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये कपड़े उतारो और जल्दी से मियाओ को दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर वो कहती है ये कॉस्ट्यूम मैंने खुद से खरीदी है, साथ ही बैंकेट हॉल का बिल भी मैंने पे किया है, तो मैं जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब मियाओ आगे आती है और वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ के कहती है देखो तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुम्हें देख रहे हैं, तो बेहतर होगा तुम खुद की इंसल्ट ना करवाओ और यहाँ से चली जाओ। इस पर तो शाह से धक्का देती है। बस फिर क्या था, मियाओ नाटक करना शुरू कर देती है कि हाय मेरे दिल में दर्द हो रहा है। इस पर मियाओ की माँ चिल्लाने लगती है मेरी बेटी को कैंसर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे धक्का देने की, तुम तो उसे मार देना चाहती हो। इस पर शाह कहती है इतना धक्का उसे दिया भी नहीं गया जितना वो नाटक कर रही है। अब शन हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया है, अब जल्दी से कॉस्ट्यूम उतार। इस पर वो मना करती है तो तभी स्टेज पर बाकी की भीड़ चढ़ जाती है, उसके कपड़े खींचना शुरू कर देती है। एंड हमारी हीरोइन उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ जैन एकदम स्लो मोशन में उस तरफ आ रहा था और तभी ये बंदी सभी को पीछे धकेल देती है और खुद जमीन पर गिर जाती है। अब ये बंदी यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन शन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर शाह कहती है तुम पागल हो चुके हो और उसे सोटा तमाचा मारती है। और इस बार भाई इस बंदी ने ऐसा रहपटा मारा था, मतलब उसके गाल पे 3-3 पंजों के निशान छप गए थे। अब शन की मां कहती है चुड़ैल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? एंड वो जाकर उसके बालों को पकड़ लेती है और उसका वो दुपट्टा खींचकर फेंक देती है। फिर वो उसको घुमाती है और एक जोरदार रहपटा उसको मारती है और वही आंटी जी के रहपटे में इतना दम था कि सीधा हमारी हीरोइन जमीन पे जाके फैल जाती है। और फिर से हमको जैन दिखाया जाता है जो कि अपनी घड़ी देखते हुए जा रहा था और अब तक इस पे जाया ही नहीं जा रहा। इधर शैन की मां इस बंदी से कहती है आज से मेरे बेटे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जिस पर ये बंदा भी अपनी मां की लाइन बोलता है कि हाँ आज से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। इसके बाद ये बंदी खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने ये ड्रेस खुद खरीदी है, भला मैं ये ड्रेस क्यों लूं? इस पर वो बंदा इसके साथ झगड़ा करने लगता है, जिस पर ये बंदी फिर से उसे रहपटा मारने वाली होती है कि तभी मियां अच्छी बनने के लिए बीच में आ जाती है और वो चाहता है इसको लग जाता है। बस फिर क्या था, इस बंदे को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चेयर उठा लेता है और वो हमारी हीरोइन के सर पे उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जैन की आवाज आती है। मतलब भाई इस बंदे की आवाज पहले आ जाती है रुको, और ये आता बाद में है। लगता है दरवाजे के आर पार देखने की क्षमता रखता है। उसको देखकर तो हमारी हीरोइन एकदम ही खुश हो जाती है। लेकिन शन की मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? शन यहाँ पर उसको पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जैन है। लेकिन गैस कमाल की बात ये थी कि यहाँ पर हमारी हीरोइन फिलहाल मौजूद नहीं थी और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शन उसके सर पर चेयर मारने वाला होता है। तभी उसकी मॉम रोक देती है। वो कहती है अगर ऐसा करोगे तो ये लुढ़क बुड़क जाएगी और फिर तुम जेल पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर वो लोग उसे खींच के वहाँ से ले जाते हैं, अंदर रूम में लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर सब लोग उसे पकड़ के बैठे हुए थे और फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर शन तुरंत मिस्टर जैन के सामने कहने लगता है आज मैं यहाँ पर शादी करने वाला हूँ। इस पर ये बंदा अपने मैनेजर को उससे बात करने को कहता है। अब मैनेजर इन लोगों से कहता है दरअसल ये बैंक्वेट हॉल मिस्टर जैन को चाहिए, हम इसको आपकी दुगनी कीमत देंगे। लेकिन तुरंत ही उसके लिए इनकार कर देती है। वो कहती है आज हमारी यहाँ शादी होने वाली है। इस पर तो जैन उसकी तरफ हैरानी के साथ देखता है, साथ ही शन और उसकी मॉम तो एकदम ही शॉक हो चुके थे। वो कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो? जिस पर वो अपने मन में सोचती है अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो इनके सामने सच्चाई आ जाएगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। तभी असिस्टेंट सामने से कहता है 3 गुना कीमत, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। अब कीमत 4 गुना बढ़ जाती है, वो फिर भी मना कर देती है। इस पर तो तुरंत ही शन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी औकात क्या है? इस पर तो शन तुरंत ही कहता है आप प्लीज मियां के साथ इस तरीके से बात मत कीजिए। एंड फिर वो जैन से कहता है आप ये ऐसे ही ले सकते हैं जिसकी ओरिजिनल कीमत है। इस पर वो कहता है क्या वाकई में? इस पर तो तुरंत उसकी मॉम कहती है अरे नहीं नहीं। एंड वो गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखती है। इस पर शन उसको साइड में लेकर जाता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम इनके ऊपर एक एहसान करेंगे जिसके बाद मेरे करियर में ये जरूर मेरी मदद करेंगे, इसलिए जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। इस पर तो माँ बड़ी खुश हो जाती है और फिर वो कहता है हम इसको ओरिजिनल कीमत में देने को तैयार है। इसके बाद जैन हमारी हीरोइन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसको तो पकड़ के रखा हुआ था, इसी बंदे की कॉल भी कट कर दिया जाती है। ये बंदी वहाँ से भागने की कोशिश
करती है और वो डमी को गिरा देती है। जैन उसकी आवाज सुन लेता है, वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन ये सभी लोग मिलकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा अपने असिस्टेंट से कहता है जाओ डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ ट्रांसफर के। इस पर शैन की मॉम कहती है अरे डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है जरूरत है। एंड वो फिर से हमारी हीरोइन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और इस बार तो फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, जिसके बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसकी नजर पड़ती है उसके दुपट्टे पर, जिसके बाद फिर से वो उस रूम के अंदर जाने वाला होता है कि तभी पीछे से मैनेजर आ जाता है और वो उसको आवाज देता है, जिसके बाद हमारा हीरो रुक जाता है। अब जैन मैनेजर से कहता है ये लोग ट्रांसफर के लिए मान गए हैं, लेकिन मैनेजर कहता है इन लोगों के मानने से क्या होगा, पहले तुम्हें शाव को मानना होगा। शाव का नाम सुनकर तो वो हैरान हो जाता है और फिर उन लोग की तरफ देखकर कहता है शाव कहाँ पर है। इस पर तो वो लोग कहने लगते हैं कौन शाव, जिस पर ये बंदा उसका दुपट्टा उठाता है और कहता है मुझे बताओ कि शाव कहाँ पर है, बिकॉज आज शन की शादी शाव के साथ होने वाली थी। इस पर वो कहता है दरअसल वो जा चुकी है और अब मेरी शादी म्याओ से होने वाली है। जिसके बाद हमारा हीरो बाकी के सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है। वो कहता है दरअसल मैं शाव का दोस्त हूँ और मैं यहाँ पर शादी के लिए आया हूँ, आखिर चल क्या रहा है और वो कहाँ पर है। इस पर वो लोग कहते हैं अरे वो जा चुकी है, बिकॉज अब दुल्हन बदली जा चुकी है। यहाँ पर म्याओ चुपके से अपनी माँ को मैसेज कर देती है और कहते हैं इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मिस्टर जैन उसे देख ले। लेकिन तभी उस बंदे को अंदर से हमारी हीरोइन की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। वो जाने लगता है, लेकिन सभी लोग उसे रोक देते हैं। म्याओ कहती है दरअसल ये मेरे बच्चे की आवाज है। एंड वो अंदर जाती है, हमारी हीरोइन के बाल खींचती है और कहती है इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। एंड फिर वो हमारी हीरोइन से कहती है आज कुछ भी करके मैं शन के साथ शादी करके रहूंगी। अब ये बंदी अपनी बेबी को बाहर लेकर आ जाती है। हमारा हीरो कहता है ये बेबी किसका है, जिस पर वो कहती है मेरा और शन का। इस पर तो ये बंदा याद करता है कि हमारी हीरोइन ने कॉल पे उससे कहा था कि शन सिर्फ उसी से शादी करेगा। इस पर तो उसे गुस्सा आता है, वो उसे 100 पंच मारता है और कहता है मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पर ब्राइड क्यों चेंज हुई है। एंड वो रूम के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर हमारी हीरोइन होती ही नहीं। अब यहाँ पर ये सभी एक्सक्यूज देने लगते हैं कि वो बंदी तो जा चुकी है, यहाँ पर आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे हीरो की दिमाग की बत्ती जलती है और वो सभी की लंका लगा देता है, अपने गार्ड्स को बुला देता है और इन सभी को घुटनों पर अपने सामने बिठाकर खुद चेयर पर बैठ जाता है और कहता है अब मुझे विस्तार से बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है। यहाँ पर ये सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है, जिस पर जन कहता है तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। इस पर तो वो लोग कहते हैं पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, जिस पर जन कहता है क्योंकि तुम मुझे नहीं बता रहे कि शाव कहाँ पर है और मुझे पूरा शक है कि तुम लोगों ने उसे मार डाला। इस पर तो वो लोग घबरा जाते हैं और शन की मॉम कहती है हम भला ऐसा क्या करेंगे। इस पर जन कहता है तो फिर बताते क्यों नहीं कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर शाव आ जाती है, साथ ही म्याओ की मॉम वगैरह को यहाँ पर जैन के लोगों ने पकड़ा हुआ था। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये लोग हमारी हीरोइन को लेकर जा रही थी कि असिस्टेंट उनको देख लेता है और पकड़ के यहाँ ले आता है। अब ये बंदा उसको देखता है कि उसके हाथ पर चोट के निशान होते हैं। वो कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तुरंत ही म्याओ कहने लगती है देखो इसमें शन की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है, बिकॉज अच्छे से जानती है कि मुझे कैंसर है, उसके बावजूद भी ये हम दोनों को शादी नहीं करने दे रही। इस पर तुरंत ही शाव कहती है मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम दोनों शादी कर सकते हो, इनफैक्ट तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस चाहिए थी ना। इस पर वो कहती है हाँ, जिस पर हमारी हीरोइन कहती है तो फिर ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसकी कीमत चुका दो और वेडिंग ड्रेस को ले लो। और इसकी कीमत सिर्फ 200 युआन है। जिसके बाद वो बंदी इसको ड्रेस दे देती है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाती है एंड कहती है 7 दिनों में अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ठीक नहीं हो। एंड म्याओ उस पर साइन कर देती है। तभी ये बंदी कहती है पहले पढ़ तो लेती, लेकिन शन कहता है पढ़ने क्या जरूरत है, इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होगी, एंड वो भी साइन कर देता है। जिसके बाद ये लोग वेडिंग ड्रेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैन शाव से कहता है क्या तुम्हें वो वेडिंग ड्रेस पसंद थी। इस पर वो कहती है हाँ मैंने वो बहुत ही अच्छे मन से खरीदी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ शन से शादी करने के लिए, लेकिन अब शादी नहीं हो रही तो मैं इसका क्या करूंगी, इसलिए बेहतर है कि मैंने उसे दे दिया। और वैसे भी उस ड्रेस की कीमत पूरे 1 मिलियन है और ये लोग उसे चुका नहीं पाएंगे और उसके बाद मैं उन्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। इसके बाद वो कहता है और मेरा क्या, जिस पर वो कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी। इस पर वो कहता है तुम्हें कोई इसका अफसोस तो नहीं। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यहाँ पर ये बंदी कहती है अब मैंने पूरे 10 साल उस बंदे के साथ बर्बाद किए हैं और जो कुछ भी मेरा बर्बाद हुआ है मैं वो सब कुछ उससे वसूल करूंगी। अब हमको म्याओ और शन की शादी दिखाई जाती है जहाँ पर कोई भी गेस्ट नहीं आता। इस पर तो इन दोनों की माँ परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पर शन के पास मैनेजर की कॉल आती है और वो कहता है जल्दी से कंपनी में आ जाओ। अब ये बंदा पहुँचता है यहाँ पर म्याओ के साथ। मैनेजर उसको बताता है कि तुम्हें डिमोट कर दिया गया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसा क्या किया गया। वो कहता है मुझे नहीं पता, प्रेसिडेंट अचानक से आई, उन्होंने ऐसा कहा। पर वो कहता है प्रेसिडेंट आई थी। जिस पर वो हमें जवाब देता है और कहता है वो फिलहाल भी आने वाली है। अब ये दोनों बाहर खड़े हुए थे कि तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है, उसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिस पर ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है तो शाह उससे अपना हाथ छुड़ाती है और वो कहता है आखिर तुम जैन के क्लोज कैसे गए। इस पर वो कहती है तुम्हें पूछने की क्या पड़ी है, तुम्हें कहा ना तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है तो आखिर मैं तुम्हें बताऊं क्यों। एंड वो अंदर चली जाती है। अब ये बंदी अपने ऑफिस में बैठी होती है। असिस्टेंट कहता है शन और उसकी वाइफ आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर ये कहती है ठीक है उन्हें बुलाओ। अब ये दोनों खुश होते हुए ऑफिस के अंदर आते हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर हमारी हीरोइन को देखते हैं तो इनके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। इनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। शन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है तुम यहाँ किससे मिलने आए हो। वो कहता है प्रेसिडेंट से। तो ये बंदी कहती है तो मैं वही हूँ। लेकिन गाइस हर ड्रामा की तरह इसमें वही होता है, ये इसका यकीन ही नहीं करते कि यहाँ की प्रेसिडेंट है। वो फालतू में उससे बकवास करने लगते हैं। यहाँ तक कि म्याओ तो ये भी कहती है कि तुम ये जानबूझकर कर रही हो क्योंकि इसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब ये बंदी जाकर दरवाजा खोलती है और कहती है तो फिर एक काम करो बाहर चले जाओ यहाँ से। एंड वो चेयर पे बैठ जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है म्याओ जिस तरीके से चिल्ला रही है लग नहीं रहा कि वो बीमार है। एंड गाइस पहले ही हमारी हीरोइन ने पूरी इसकी चिट्ठी निकलवा ली थी और उसे पता चल चुका था कि उसको कैंसर नहीं है और वो झूठ बोल रही है। अब यहाँ मैनेजर आ जाता है, दोनों से शिकायत करने लगते हैं कि ये यहाँ पर नाटक कर रही है। लेकिन जैसे वो इसकी शक्ल देखता है वो तो कहता है अरे ये प्रेसिडेंट है। बस फिर क्या था इनके तो पैरों तले और ज्यादा जमीन खिसक जाती है। बस फिर क्या था ये बंदा तो कहने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो मना करती है। एंड यहाँ पर हमारी हीरोइन उसको रिपोर्ट भी देती है। जैसे वो देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर म्याओ से कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बीमार नहीं हो। जिस पर वो कहने लगती है मैं तुम्हें पसंद करती थी, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम इसके पास जा रहे थे इसलिए ऐसा मैंने किया। एंड वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो पीछे उसके भाग कर जाती
जाती है और मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधा कह देता है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है आप जो आउटफिट के पैसे वापस करने थे वो जल्द से जल्द वापस कर दीजिए। जब ये इसे देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि इसमें कीमत पूरे 1 मिलियन लिखी हुई थी, जिसके बाद न चाहते हुए भी इसे पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो अपना गुस्सा निकालता है मियाओ के ऊपर। वो कहता है तुम ट्रबल मेकर हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जिस पर बंदी कहती है तो फिर मैं तुम्हें बेबी की कस्टडी भी नहीं दूंगी। जिस पर वो कहता है अपने पास ही रखो अपने बेबी को। अब हम देखते हैं जन और शाओ को जो कि अपनी कार से बाहर आते हैं कि तभी यहाँ पर शहनाज से बात करना चाहता हूँ। वो उसे वेडिंग ड्रेस देते हुए कहता है ये तुम्हारी है, हालांकि मैंने पैसा दे दिया है पर ये तुम्हारी है, इसलिए तुम इसे ले लो बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये सुनकर तो हमारे हीरो गुस्सा आता है और वो कहता है तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। जिस पर ये बंदा कहता है मैं सच में शाओ से प्यार करता हूँ। इस पर तो हमारा हीरो उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है मिल गया प्यार, और प्यार चाहिए तो मुझे बता। अब यहाँ पर शाओ कोई कार देती है और कहती है ये वो पैसे हैं जो कि तुमने और मैंने मिलकर बचत की थी, ये पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ पूरे 1 मिलियन है। वो उसको कार देकर वहाँ से चली जाती है और क्योंकि बहुत ही ज्यादा उदास होती है इसलिए जैन इसको हक करता है और कंफर्ट देता है। एंड दूर से इनको शैन देख रहा था और फिलहाल उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। एंड फिर वो सड़क पे बैठ के रोहाराट करने लगता है। अब हमको दिखाई जाती है म्याओ जो कि अपनी बेबी को लेकर जा रही थी, तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं उसको परेशान करने लगते हैं और फिर यहाँ शाओ आ जाती है जो कि उसकी मदद करती है और फिर वो उसे पूछती है कि इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो, वो भी बेबी के साथ। इस पर वो बताती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस पर तो वो उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। अगली सीन में इस बंदी के पास शैन की चिट्ठी आती है, ये पढ़ती है जिसमें वो माफी मांग रहा है एंड वो ये शहर छोड़कर जा चुका था। और अब हमको 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जन शाओ को सरप्राइज देता है बिकॉज उनकी शादी थी और ये सरप्राइज देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस करती है। और फिर हमको 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ प्रेग्नेंट होती है और उसके पास म्याओ आती है एंड वो अब सुपरवाइजर बन चुकी थी एंड वो घुटनों पर बैठकर हमारी हीरोइन से माफी मांगती है। इस पर वो कहती है मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, लेकिन तभी उसे पेन होना शुरू हो जाता है और ये बंदी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। वो लगातार हमारे हीरो को कॉल कर रही थी पर वो कॉल रिसीव नहीं करता, तभी यहाँ शन आ जाता है एंड वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने को आया था। जिसके बाद वो उसे सारी बात बताती है। इस पर वो कहता है मैं अभी जाकर जैन को ढूंढता है और जाकर उसे बताता हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से जैन के पास पहुंच जाता है और जाकर उसे बताता है। जिसके बाद वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और यहाँ पर हमारी हीरोइन ने प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया था और ये दोनों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बाहर से सैन भी उनको देख रहा होता है। तभी यहाँ म्याओ भी आ जाती है और वो कहती है फिलहाल मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ, मैंने सोचा है कभी शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगी बल्कि मेहनत करूंगी। एंड वो भी उसे माफी मांगता है और ये दोबारा से अपने रिश्ते को शुरू करने के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।